ठीक। तो देखो इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो आपने सब सबस्ट्रेट पे जो बॉन्ड का ब्रेकिंग था, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये सब डिस्कस कर लिया था हम लोग ने। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इनके कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक हाँ। है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये कि जब सबस्ट्रेट पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले थोड़ी देर के लिए, बहुत कम जिसका लाइफ पीरियड होगा, बहुत थोड़े से टाइम के लिए एक केमिकल स्पीसीज फॉर्म होगा जो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो उस वेरी ठीक है। शॉर्ट लिव्ड, जिसकी लाइफ बहुत कम है, उस वेरी शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज होना ही है। ठीक है ना? तो हाँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट की यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? द शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज which are formed during chemical reactions as intermediates are called reaction intermediates। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात ये क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, लाइफ बहुत हाँ। ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया तो अब थोड़ी देर तक एग्जिस्ट करेगा, ये बनेगा और तुरंत ही चेंज किस में होना है? इसको, प्रोडक्ट। तो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। मतलब इसकी लाइफ बहुत कम है। दूसरी बात, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए तो आगे ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। मतलब ये जो हाँ। बनेगा ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल होता तो आगे रिएक्ट नहीं करता ये। ठीक है? हाँ। ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, यानी बनने के बाद इनका फाइनल क्या होना है? फाइनली इनको चेंज होना है किसमें? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट। शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो रिएक्शन में बनेंगे उसको हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है? ठीक है। हाँ। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कई टाइप के होते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कई टाइप का हो सकता है। जैसे वो फ्री रेडिकल हो सकता है, जैसे वो कार्बोकटायन हो सकता है, जैसे वो कार्बो एनायन हो सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं: फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायंस एंड कार्बो एनायन। कार्बो एनायंस। कुछ और फ्री रेडिकल्स भी हैं जैसे कार्बीन, बेंजाइन, जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बहुत लिमिटेड ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जहां पर वो आपको दिखेंगे। ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं: फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायंस एंड कार्बोनाइंस। तो इनको जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ये सब। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है आपके पास फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल को हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे अटैकिंग रिएजेंट में भी हमने पढ़ा हुआ। अटैकिंग रिएजेंट में भी जो अटैकिंग रिएजेंट है जो अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पे, वो भी फ्री रेडिकल हो हाँ। सकते हैं। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो भी फ्री रेडिकल हो सकते हैं। तो फ्री रेडिकल दोनों जगह अटैक, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में भी हमने पढ़ा हुआ है और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स में भी फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट वही है। फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? कोई भी केमिकल स्पीसीज, कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है पेयरिंग नहीं होती। ना, हाँ। तो ऐसे हाँ। केमिकल स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री। फ्री रेडिकल्स। क्लियर? तो जरा डेफिनेशन पढ़ो, क्या है फ्री रेडिकल का? The reaction intermediate, which may be an atom or a group of atoms which has one unpaired electron, is called a free radical. ठीक है? तो ऐसा फ्री रेड। इंटरमीडिएट हाँ। वो या तो एक सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। पहली बात क्लियर हो गई ठीक। बात? तो फ्री हाँ। रेडिकल्स किसको कहते हैं, ये क्लियर? हाँ। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, फ्री रेडिकल्स किसी भी रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनेंगे कब? फ्री रेडिकल्स ऑलवेज फॉर्म होते हैं बाय, hemolytic cleavage। यानी जब सबस्ट्रेट के अंदर, जब सबस्ट्रेट के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ा है ना हम लोग ने? हाँ। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। हाँ। तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन ऑलवेज होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से ही होता है। जब सबस्ट्रेट के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होमोलिटिकली ब्रेक हों, होमोलिटिकली मतलब कि इस तरीके से ब्रेक होंगे कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है या जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है
वो वन वन इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम्स के पास ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको कि हम हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो से डिनोट भी करते थे, याद है? हाँ तो होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से इनका फॉर्मेशन होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है फ्री रेडिकल्स की। थर्ड प्रॉपर्टी ये है ठीक। कि फ्री रेडिकल्स में जो कार्बन एटम होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करेंगे तो क्या होगा, sp2। sp2। फ्री रेडिकल्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है। और ठीक है। उस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स में जो कार्बन एटम है, जो सेंट्रल कार्बन एटम है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होते हैं। 7 में से कैसे होगा, 2 2 2, 3 पेयर हो गए और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। कोई पैरामैग्नेटिक। ऐसा एटम जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो नेचर वाइज मैग्नेटिक नेचर में वो पैरामैग्नेटिक होगा। जिसके सारे ठीक इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर्ड होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक। तो जो फ्री ठीक। रेडिकल्स हमारे होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम ठीक ये है। इसलिए हाँ। बता रहे हैं कि अगर जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपके पास आता है कि फ्री रेडिकल की कौन सी प्रॉपर्टीज में से नहीं है या कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मेन मेन प्रॉपर्टीज क्या है, फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री रेडिकल्स हाँ। पॉलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से ही फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल्स ठीक। में कार्बन एटम जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, जिस कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उस कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो और गए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। ये पैरामैग्नेटिक फ्री होगा। रेडिकल्स के हाँ। लिए। एक बात और है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हम अगर ज्योमेट्री की बात करें तो फ्री रेडिकल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर ज्योमेट्री वाइज भी बात करें तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। ठीक। तो हाँ। मेन मेन पॉइंट समझ में आ गए तुम्हें। पहला पॉइंट क्या है कि हाँ। इसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा पॉइंट क्या हाँ। है फ्री रेडिकल्स में कि फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक बाउंड बाय क्लीवेज होमोलिटिक। ऑफ बॉन्ड। थर्ड, फ्री रेडिकल्स में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp2 ट्रायगोनल हाइब्रिडाइज्ड होगा। होगा। फोर्थ, फ्री रेडिकल्स के में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल में 7 7 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे होंगे और जिससे वो उनका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। ये की वर्ड्स हैं फ्री रेडिकल्स को लेकर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ ठीक। पर देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दिख रहा है, हाँ। क्लोरीन जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया। मिथाइल ग्रुप के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। ये CH3 CH2 ग्रुप है यानी इथाइल, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी फ्री ठीक है। रेडिकल हो सकता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री रेडिकल कितने टाइप का हो सकता है, क्लासिफिकेशन। अब फ्री रेडिकल्स में क्या होगा कि एक कार्बन एटम ऐसा होगा, सेंट्रल कार्बन, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये देखना है कि जो वो कार्बन एटम है वो कार्बन नेचर वाइज प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है कि टर्शरी कार्बन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन कैसे देखते हैं, कोई भी कार्बन एटम जो केवल एक और कार्बन से बॉन्डेड हो, ठीक है ना, केवल एक ही तरफ कार्बन से बॉन्डेड हो, वो हो गया प्राइमरी। कोई भी कार्बन एटम ठीक जो है। टू अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, सेकेंडरी। वो सेकेंडरी। कोई भी कार्बन एटम जो 3 अदर कार्बन एटम्स से बॉन्डेड हो, टर्शरी हो जाएगा। तो जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्राइमरी टाइप के कार्बन के पास है या वो सेकेंडरी टाइप के कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है या वो टर्शरी नेचर के कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल्स प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शरी। टर्शरी फ्री रेडिकल। नई बात समझ में आई, आ रही है। आ रही है ना। तो हम हाँ। ये देखना पड़ेगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस कार्बन के पास है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये इससे बॉन्डेड है, ये कार्बन यहाँ बॉन्डेड है,
ये कार्बन यहाँ बॉन्डेड है, ये कार्बन यहाँ बॉन्डेड। तो अब अगर हम इसमें प्राइमरी को देखेंगे तो ये प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन भी हाँ प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन भी प्राइमरी है क्योंकि ये भी प्राइमरी है। एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। सेकेंडरी कार्बन कौन हाँ सा है? ये वाला। अगर आप इस कार्बन हाँ, को देखिए ध्यान से तो ये दो तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, दोनों तरफ से कार्बन है। और हाँ, इस कार्बन को देखेंगे तो ये टर्शरी है। तो जो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है? अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मतलब प्राइमरी टाइप ऑफ कार्बन के पास है, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना। अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक। हमारा इस कार्बन के पास है, भाई एक इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी फ्री, फ्री रेडिकल में, अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सेकेंडरी टाइप ऑफ तो कार्बन के पास, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, टर्शरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हो गया। क्लियर? ठीक। हाँ समझ में आया? तो ये फ्री रेडिकल हाँ टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम ठीक। देखेंगे तो फ्री रेडिकल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के, जैसे हम तुम्हें बताते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अलावा दो और इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल किसको कहते हैं? बेंजाइल बेसिकली एक पोजीशन है जिसको बेंजाइल कहते हैं। बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन होता है, ये वाला पोजीशन, हाँ, जो कार्बन बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, ये इस कार्बन को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? कौन सी पोजीशन कहते हैं इसे? बेंजाइलिक बेंजाइलिक। कार्बन। तो अगर इस कार्बन के पास कहीं पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान हाँ रखिए, ये जो बेंजीन रिंग के कार्बन है, ये सारे कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन है ना। हाँ तो जो बेंजीन रिंग के कार्बन है वो एलाइलिक, वो बेंजाइलिक कार्बन नहीं हुए। इनमें से कोई भी कार्बन, ये 6 जो कार्बन एटम्स हैं इसमें से, इनको हम बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहते हैं, ठीक है ना। जो ठीक। बेंजीन रिंग के अपने कार्बन है उनको हम कहते हैं एराइल कार्बन। क्या कहते हैं? एरल एराइल कार्बन। कार्बन। बेंजीन रिंग के एडजेसेंट जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, बेंजीन रिंग के जो एडजेसेंट बॉन्डेड है, यानी इस हाँ कार्बन की हम बात जब करेंगे, इस कार्बन की, तो ये कार्बन हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन मतलब कार्बन एटम बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग जो है, ठीक है। क्लियर? ठीक। तो इस पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हुआ, ठीक है। ठीक है। एक और हाँ, टाइप फ्री रेडिकल का आएगा, उसको हम कहते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक क्या है? एलाइल एक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन किसको कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन एटम बॉन्डेड हो, उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे ये वाला कार्बन, इस कार्बन का क्या नाम है? इस कार्बन का नाम क्या है? प्रोपीन। नहीं, ये तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इस कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक अच्छा, कार्बन एटम बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड डबल कार्बन बॉन्ड। जो कार्बन है उसको कहते हैं एलाइलिक, ठीक है। तो अगर हमारा फ्री ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये एलाइलिक फ्री रेडिकल हुआ, ठीक है। ठीक। हाँ ये भी टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा पहले हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को देखते हैं। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है आपस में? इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है और क्यों है? यानी इनका आपस में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर और उसका एक्सप्लेनेशन, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इंटरमीडिएट्स का, वही ऑर्डर उनके फॉर्मेशन का भी होता है, यानी ईज ऑफ फॉर्मेशन भी वही चीज होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होंगे वो उतनी ही जल्दी रिएक्शन में बनते हैं, यानी उनका जो फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में वो उतना ही इजी होता है, आसान होता है, और रिएक्शन वहां पर उतनी ही फास्ट होती है, ठीक है। हाँ। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर कोई इंटरमीडिएट, चाहे हम फ्री रेडिकल के केस में बात करेंगे, चाहे कार्बोकैटायन के केस में बात करेंगे, चाहे कार्बोएनायन के केस में बात करेंगे, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन में उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, उतनी ही जल्दी रिएक्शन में उसका फॉर्मेशन होता है, उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट बनाएगा, यानी ओवरऑल वो रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होगा।
ठीक है। ठीक है। हाँ। तो जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हम ये भी कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कह सकते हैं इसे, और इसे अगर आप चाहें तो ईज ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब कि फ्री रेडिकल्स बनने का ईज, फ्री रेडिकल बनने की, कौन सा फ्री रेडिकल बनना सबसे आसान है, वो ऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं। तो ठीक। स्टेबिलिटी ऑर्डर या ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्या है? टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा, सबसे स्टेबल होते हैं। टर्शरी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है ना, हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो किस कार्बन के पास है? वो ऐसे कार्बन के पास है जो सेंटर तीन वाले कार्बन से बॉन्डेड है, तो मतलब ये टर्शरी इसमें। कार्बन, हाँ। टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। और हमने आपको अभी क्या कहा कि स्टेबिलिटी ही इनका ईज ऑफ फॉर्मेशन भी है। हाँ। मतलब कि किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर टर्शरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना है एज एन इंटरमीडिएट, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। हाँ। सेकेंडरी फ्री रेडिकल टर्शरी फ्री रेडिकल से लेस स्टेबल है, या ये कह लो कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स हैं उनके बनने में टाइम टर्शरी फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा। ठीक है। ठीक। हाँ। प्राइमरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल से लेस स्टेबल है, या ये कह लो कि प्राइमरी फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में कंपैरेटिवली टाइम और ज्यादा लगेगा। यानी अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें टर्शरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट, तो वो रिएक्शन फास्ट होगी उसके ठीक है। कंपैरिजन में जिस रिएक्शन में सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट। और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगी उस रिएक्शन के कंपैरिजन में जिसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म होता है एज एन इंटरमीडिएट। ठीक हाँ। है। ठीक। हाँ। तो ध्यान रखिएगा, जो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये इनका ईज ऑफ फॉर्मेशन भी है, यानी इनका बनना कितना आसान है रिएक्शन में उसका ऑर्डर भी है ये। टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में, या ये कह लो कि टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे आसान है टर्शरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना रिएक्शन में। ठीक है। ठीक। हाँ। सेकेंडरी फ्री हाँ। रेडिकल कम स्टेबल है टर्शरी से, या ये कह लो कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना टर्शरी से थोड़ा सा टफ होगा, मतलब टाइम ज्यादा लेगा। ठीक। हाँ। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर हो गया आपको? हाँ। क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री यानी प्राइमरी, और सबसे लेस स्टेबल कौन है? मिथाइल। मिथाइल। अब ये ऑर्डर क्यों है इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ठीक है। मतलब इस ऑर्डर के ठीक। पीछे रीजन क्या है? ठीक। तो देखिए, जो फ्री रेडिकल्स है हमारे, फ्री रेडिकल्स को कौन सा फैक्टर है जो फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करता है? जो फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड होता है। ठीक। ठीक है। कौन सा फैक्टर यहाँ पर काम करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कहाँ ज्यादा बनेंगे? जिस फ्री रेडिकल में सी अल्फा एच बॉन्ड्स आपको ज्यादा मिलेंगे, हाँ। यानी अल्फा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिस फ्री रेडिकल में ज्यादा होंगे उसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड होता है। अब यहाँ ठीक पर है। देखिए, मैंने सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी का एग्जांपल जो आपको दिखाया था वो क्यों हो रहा है ऐसा, ये ऑर्डर क्यों है इसके पीछे भी समझिए, लॉजिक भी समझिए। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, हाँ। टर्शरी में अगर हम देखेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, ये अल्फा हुआ, हाँ। ये अल्फा हुआ, हाँ। ये अल्फा हुआ, इसके पास 3 अल्फा कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। अगर हम सी जो सबसे अल्फा ज्यादा। बॉन्ड्स की बात करेंगे तो कितने सी अल्फा एच बॉन्ड्स हैं इसके पास? 9। 9। ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। अगर हम इसके ठीक। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना।
हाँ सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है उसके पास अगर हम अल्फा एच बॉन्ड की बात करेंगे तो कितने हैं? 6 है यहाँ, 6। है ना? हाँ यहाँ पर कितने हैं? 3 है ना? ठीक। और मिथाइल हाँ फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो इसके पास कोई भी 0। 0। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है। ठीक है। हाँ अब इसमें एक चीज और जरा समझने वाला है, वो ये है कि जैसे हमने आपसे कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसको स्टेबिलिटी मिलती है। हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में तो आप समझ गए। हाँ मान लीजिए हमने आपको ऐसे 2 फ्री रेडिकल्स बनाए, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक। एक में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसे देखेंगे, अगर हम इसे देखेंगे तो ये दोनों ही फ्री रेडिकल सेकेंडरी नेचर के हैं। सेकेंडरी। हाँ आप देखिए यहाँ पे, है ना, ये भी हाँ सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन पे है और ये भी सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन पे है। हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में तो हम कह लेते हैं कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी है। अभी जब हमारे पास दोनों सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? ठीक। हाँ कैसे डिसाइड करेंगे? उनके पोजीशन से। नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में भी हमारा जो रीजन था वो हाइपर कॉन्जुगेशन ही तो था। हाइपर कॉन्जुगेशन से। बेसिकली हमें देखना तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, चाहे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बीच में देखें या 2 सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स के बीच में कंपेयर करें, हमें देखना हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक। जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 बॉन्ड लाइन नोटेशन में, CCH3। हाँ तो इसमें ज्यादा सी यहाँ अल्फा पर एच लिखते हैं हम बॉन्ड होंगे। CH2 लिखते हैं, हाँ यहाँ भी CH2 बनाते हैं हम, ठीक, हाँ और यहाँ बनाते हैं CH3, ऐसे तो बनाते हैं। CH3। हाँ ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ CH3 आएगा, हाँ यहाँ पर आएगा CH2, CH2। यहाँ पर भी आएगा CH2 CH2 और यहाँ पर और आएगा CH3। CH3। तो अगर हम इस फ्री रेडिकल में देखेंगे तो ये अल्फा का पोजीशन हुआ, इस पे कितने सी अल्फा एच बॉन्ड है? 5। 3A और 2A, यानी इसके पास टोटल हाँ 5 सी अल्फा एच बॉन्ड्स। हाँ और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन देख रहे हैं इसके बगल में ये अल्फा पोजीशन हुआ 4 सी अल्फा एच बॉन्ड। और इसके पास भी देखेंगे तो ये हुआ, ठीक है ना? तो इसके पास हाँ कितने सी अल्फा एच बॉन्ड्स हैं? 4 सी अल्फा एच बॉन्ड। तो कौन स्टेबल हुआ ज्यादा? पहला वाला। पहला वाला हुआ, ठीक है। तो हमें प्राइमरी हाँ सेकेंडरी टर्शरी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उस ऑर्डर के पीछे कहानी क्या है, उस ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? ठीक है। तो कभी भी हाँ हमें मान लो भाई एक टर्शरी दिया हुआ है, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी, तब तो हम ऑर्डर से बता लेंगे कि टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। हाँ लेकिन अगर हमें 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही दिए हुए हैं तो हमें अल्टीमेटली जो हमारा बेस है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कार्बो जो फ्री रेडिकल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये चेक कर लेंगे कि किस फ्री रेडिकल के पास नंबर ऑफ सी अल्फा एच बॉन्ड्स ज्यादा है, ठीक है। ठीक है। हाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हाँ इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी देता है। हमने आपसे बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन कहे थे ना, हाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी स्टेबिलिटी देता है। जैसे यहाँ पर जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की हम बात करेंगे, बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन है वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट से मिलती है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल तक है। जो बेंजीन रिंग ठीक है। जहां पर आ जाएगा, जहां पर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल या अलाइलिक फ्री रेडिकल की बात करेंगे, वहां पर स्टेबिलिटी मिलती है रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस इफेक्ट भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, SBR। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने अच्छा। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल बनाया है, ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल अपने आप को रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है जरा देखिएगा यहाँ,
ये जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है इसमें यहाँ पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। हाँ अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ऐसे ये दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। और इस होमोलिटिक हाँ क्लीवेज से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन। ठीक। ठीक है, अब देखिए इस हाँ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया हाँ और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था ही, ठीक। तो इन लोगों ने आपस में शेयर करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, भाई एक इलेक्ट्रॉन ये वाला पहले से फ्री था हाँ और इस डबल बॉन्ड, बॉन्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गया तो इस कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। हाँ फिर इसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड का ऐसे ही ब्रेकिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर गया इसने और इसने शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। हाँ ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हाँ पर गया था ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। ठीक है। फिर अगले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ ऐसे, हाँ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे जो थे इन्होंने मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है। ठीक है ना, हाँ फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो था उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का ऐसा होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, हाँ और इस कार्बन के पास वापस अपना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। इससे हुआ क्या, ये रेजोनेंस इफेक्ट है किसमें, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के अंदर। ठीक है। इस रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे मिली, इस रेजोनेंस का इफेक्ट ये हुआ कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसका हो गया डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन क्या चीज होता है, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ना हो, है ना, किसी पर्टिकुलर टू एटम्स के बीच में नहीं रहेगा, उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगा, उसका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होगा, वो रोटेशन में रहेगा, तो उसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन, है ना। ठीक है। मतलब हाँ अभी आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ फ्री हाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। हाँ तो क्या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है नहीं। है ना, वो यहाँ से यहाँ पूरे रिंग में या पूरे कॉन्जुगेट सिस्टम में उसका रोटेशन हो रहा है, हाँ तो वो क्या हुआ, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इस रेजोनेंस इफेक्ट से बेंजाइलिक फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो फ्री रेडिकल्स थे उनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से है, हाँ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट से है। रेजोनेंस है। हाँ मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के पीछे हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फैक्टर है। हाँ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के पीछे रेजोनेंस रेजोनेंस इफेक्ट। फैक्टर। ठीक है ना। ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद हम जरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक और फ्री रेडिकल है जिसको कहते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल। हाँ एलाइल किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन। हाँ तो यहाँ पर देखिए एलाइलिक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ तो ये हुआ एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसको भी ठीक एक्स्ट्रा है। स्टेबिलिटी, ये भी बहुत स्टेबल फ्री रेडिकल है और इसकी भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस फैक्टर से। जरा देखिएगा इसके बगल में जो ये पाई बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। हाँ होमोलिटिक क्लीवेज के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पे शिफ्ट हो गए, एक यहाँ आ गया और एक चला गया इधर। ठीक।
अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा ये वाला और ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले से, इन्होंने आपस में क्या किया, शेयरिंग किया, हाँ डबल बॉन्ड बना और दिया। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। हाँ तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अभी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाँ और थोड़ी देर बाद अगर दूसरे स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है इस कार्बन के पास। हाँ। तो क्या हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है? नहीं, नहीं। वो कैसा है? डिलोकलाइज। डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है कि जब कोई चीज सेंट्रलाइज्ड ना, कोई चीज एक जगह नहीं प्रेजेंट है ना। हाँ तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, ये रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। और इस हाँ। डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इस रेजोनेंस इफेक्ट से इस एलाइलिक का फ्री रेडिकल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली हुई है। ये भी बहुत स्टेबल फ्री रेडिकल है, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अब दो चीजें क्लियर होती हैं यहाँ पे कि जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी है वो दो फैक्टर्स हैं फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के पीछे, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफाइंड है, ये एक्सप्लेन्ड है। हाँ बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री एलाइलिक। रेडिकल के स्टेबल होने के पीछे रेजोनेंस फैक्टर। रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, अगर आप बेंजाइलिक फ्री रेडिकल को देखें तो इस बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में इस बेंजीन रिंग के प्रेजेंट होने की वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो पा रहा है। हाँ तो बेंजीन रिंग एक तरह से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। तो इसका मतलब इस कार्बन पे जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे जितने ज्यादा बेंजीन रिंग बॉन्डेड होंगे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का उतना ही। डीलोकलाइजेशन उतना अच्छा होगा। हाँ अभी तो मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है, अगर एक बेंजीन रिंग और इस कार्बन से जुड़ा होता तो वो भी इसके ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट लगाता। हाँ। ठीक है कि नहीं? ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए बेंजीन रिंग के प्रेजेंस की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट लग पा रहा है। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब जितने ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, हाँ। उसको उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको तीन रेजोनेंस इफेक्ट मिलेंगे। एक रेजोनेंस इफेक्ट इस बेंजीन रिंग से मिलेगा, इससे मिलने का मतलब है कि एक बार वो इधर डीलोकलाइज होगा ऐसे करते हुए, ठीक है। इसके अलावा वो इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है हाँ और वो इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, हाँ। ठीक है ना। हाँ तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। हाँ। अगर कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन के पास दो बेंजीन रिंग है तो उसे दो रेजोनेंस इफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और एक केवल बेंजाइल फ्री रेडिकल है, मतलब जिसके पास एक ही बेंजीन रिंग है, उसे केवल एक ही रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा। हाँ तो ये भी तो आप जो फ्री रेडिकल्स है उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा इस चीज का भी। हाँ। ऐसे ही एलाइलिक पोजीशन स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस के थ्रू। हाँ। इसका मतलब किसी फ्री इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे वो सब उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो कार्बन है वो इस कार्बन के, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट है, मतलब इस कार्बन के लिए ये एलाइलिक कार्बन हुआ। हाँ और इधर भी एक और डबल बॉन्ड है तो इसके बगल में भी इसके प्रेजेंट होने की वजह से इसके रिस्पेक्ट में भी ये एलाइलिक हुआ। एलाइलिक हुआ। हाँ इसको दो एलाइलिक स्टेबिलिटीज मिलेंगी। हाँ। तो जैसे वहां पर क्या था कि ये वाला बॉन्ड मान लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हाँ स्टेबिलिटी इधर से भी मिली इसे, या हो सकता हो कि इधर आपका होमोलिटिक क्लीवेज इन्वॉल्व हुआ और इधर बॉन्ड बना तो इधर से भी स्टेबिलिटी फैक्टर इसको मिल इधर से मिल जाए। हाँ जाए। हाँ। ज्यादा स्टेबल होगा इस नॉर्मल एलाइलिक फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में। ठीक है। मतलब जो भी फैक्टर चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे वो रेजोनेंस इफेक्ट हो, जो फैक्टर फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है, अगर वो फैक्टर हम बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अगर बेंजीन रिंग का रेजोनेंस फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है फ्री रेडिकल को,
तो इसका मतलब अगर हम फ्री रेडिकल में जितने ज्यादा बेंजीन रिंग्स बढ़ाएंगे वो उतना ही उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। ठीक है नहीं? हाँ आ रही बात समझ में? हाँ अच्छा, जरा आ रही तो इसका आंसर दो हमें। ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। हाँ और कंप्यूटर पे बना रहे तो इसलिए ऐसे बन रहा है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हाँ दूसरे स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? है इसमें। अच्छा कौन ज्यादा स्टेबल होगा या दोनों इक्वल स्टेबल होंगे? अच्छा, इक्वल स्टेबल का भी ऑप्शन है कि इसमें तो बेंजाइल और एलाइल दोनों हो गए ना। लाइल कहाँ है बेटा? ऊपर CH2 है ना। उससे नहीं मतलब, एलाइल के लिए आपको ये देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जैसे इस कार्बन को जो तुम एलाइल सोच रही हो, ये कार्बन हाँ जुड़ा है क्या? ये कार्बन डबली बॉन्डेड है? नहीं। तो फिर एलाइल कैसे हुआ? एलाइल अच्छा हमेशा ठीक। उस कार्बन को हाँ बोलते हैं जो सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है। ठीक ठीक। अब जो हमने तुम्हें ये एग्जांपल दिया इसलिए ये समझाने के लिए, ये वाला कार्बन हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। क्यों बेंजाइलिक कार्बन है? क्योंकि सीधे ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है। बेंजीन सी। हाँ। यहाँ पर जिस कार्बन के पास आप फ्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, क्या वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है? नहीं नहीं जुड़ा है ना, तो वो बेंजाइलिक कार्बन नहीं। नहीं हुआ। ये नहीं कि बेंजीन रिंग देखो तो आप समझ जाओ कि इसमें रेजोनेंस फैक्टर लगेगा। रेजोनेंस फैक्टर के लिए बेंजीन रिंग सीधे जुड़ा होना चाहिए उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन से। हाँ मतलब पहला वाला तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस इफेक्ट वर्क, नहीं करेगा। क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट की जो कंडीशन है वो है कॉन्जुगेट सिस्टम, यानी ऑल्टरनेट सिग्मा एंड 5। पाई बॉन्ड। वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा। कैसे नहीं बन पा रहा है? कैसे नहीं बन पा रहा हम दिखाते हैं। ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा है कि पाई है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। उसके हाँ बाद ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये सिग्मा है कि पाई है? सिग्मा। सिग्मा। तो कहाँ कॉन्जुगेशन बन पा रहा है? एक सिग्मा बॉन्ड, अगला बॉन्ड भी सिग्मा। हाँ कॉन्जुगेट और सिस्टम। इसमें सिग्मा पाई। हाँ कॉन्जुगेट हाँ हाँ समझ आ गया। जिसमें सिग्मा पाई बनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग से सीधे वो कार्बन अटैच नहीं है, या ये कह लो कि यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं है वो कार्बन, इसलिए इसको रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक। तो किसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा? पहले वाले को। ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हाँ करिए। रेजोनेंस इफेक्ट आपको मिलेगा कहाँ पे? जहां पर सीधे बेंजीन रिंग बॉन्डेड हो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन से। ठीक है। ठीक है ना? हाँ इन चीजों को हमें देखना। ऐसे ही जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन से, यानी ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हो, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन से सीधे डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हो, वहां पर इसको इफेक्ट मिलेगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक और कार्बन हो जाता है, हाँ तो रेजोनेंस का बेनिफिट इसको नहीं मिलता। क्यों? अगर नहीं मान लो मिलता यहाँ पर एक और क्योंकि। कार्बन हो जाता तब क्या होता? यहाँ ये सिग्मा हो गया, हाँ और अगला जो ये बॉन्ड होता है ये भी सिग्मा हो जाता। हाँ तो कॉन्जुगेशन कहाँ हो पा रहा? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सिग्मा पाई सिग्मा पाई। सिग्मा पाई सिग्मा पाई। हाँ वो नहीं बन पाता ना। नहीं और जब नहीं बन पाता तो रेजोनेंस फिनोमेना यहाँ पर नहीं होता। नहीं काम करता। ठीक है ना? तब क्या होता? हाँ हाँ तब क्या, अगर मान लो यहाँ पर बीच में कार्बन होता तब क्या होता कि इस तरफ से इसको कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, ये इसको स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा इस फ्री रेडिकल को। हाँ सिर्फ एक तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर मान लीजिए यहाँ भी सी हो जाता तो इधर से भी स्टेबिलिटी कट हो जाती। हाँ
तो ध्यान से समझिए, जो हम रेजोनेंस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब रेजोनेंस की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। और रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल कब होंगी? जब कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा हो, यानी सिग्मा पाई का ऑल्टरनेट सिस्टम बन रहा हो। ठीक है। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन पा रहा है तो बेंजीन रिंग या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं मिलेगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, या डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ। क्लियर हो गया फ्री रेडिकल? हाँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ। उसके पीछे लॉजिक, हाँ। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के एक्स्ट्रा स्टेबल होने का रीजन, हाँ। अलाइलिक फ्री रेडिकल के एक्स्ट्रा स्टेबल होने का रीजन। हाँ। ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बो। कार्बोकेटायंस। तो अब आप देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, कार्बो केटायन। यानी एक ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर प्लस चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। हाँ, कटायन का मतलब ये है ना। हाँ। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम अपीयर हो, है ना, हाँ। एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जिसमें हो, जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट में, उसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन, या इसका दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन ठीक है। क्या है? एक ऐसा इंटरमीडिएट स्पीसीज हैविंग अ कार्बन एटम possessing sextet of electron and a positive charge is called कार्बोकैटायन। जैसे हम ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ड्यूप्लेट मतलब, ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में दो। ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक। ऐसे सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ठीक है। तो हाँ। इस कार्बोकैटायन के फीचर क्या होंगे? पहली बात, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होगा जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, जिसका सेक्सटेट कंप्लीट होगा, यानी जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेल में। बैलेंस शेल में। हाँ। फ्री रेडिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 1। फ्री रेडिकल्स जो आपने पढ़ा है उसके, उसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल्स। हाँ हाँ। और कार्बोकैटायंस के में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिफरेंस भी समझिए। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो कार्बोकैटायंस हैं वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के थ्रू हेट्रोलिटिक बनते हैं। क्लीवेज। ठीक है। और ठीक। फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक। कार्बोकैटायंस में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के का स्ट्रक्चर होता है। ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है कार्बोकैटायंस का, वो ट्रायगोनल प्लेनर होता है। कार्बन इनका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये चीज कॉमन है, फ्री ठीक है। रेडिकल्स में भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का होता है। हाँ। फ्री रेडिकल्स में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डिफरेंस है। सॉरी, कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, फ्री रेडिकल्स में 7 होते हैं। ठीक है। ये जो 6 हाँ। हाँ। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 2 2 के 3 पेयर्स में आ जाएंगे। हाँ, दो तो बच गए हैं। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पेयर्ड हैं। हाँ, तो डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर इनका डाई मैग्नेटिक होता है, जबकि फ्री रेडिकल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनते हैं। कार्बोकैटायंस हेट्रोलिटिक क्लीवेज। फ्री रेडिकल्स में कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोकैटायंस में कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बोकैटायंस में भी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का। sp2। फ्री रेडिकल्स का मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, हाँ। कार्बोकैटायंस का मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ठीक है। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देखिए।
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मिथाइल फ्री रेडिकल को दिखाया गया है ना, ये मिथाइल फ्री रेडिकल का डायग्राम है, इसमें कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, बोलो। हाँ तो ये CH3 प्लस यानी मिथाइल फ्री रेडिकल का एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है। हाँ अब जरा क्लासिफिकेशन देखो, जैसे फ्री रेडिकल्स में प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल था कि भाई वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप के कार्बन के पास है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर लेते थे। हाँ ऐसे ही कार्बोकैटायंस में भी प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन होंगे। अब हमें ये ठीक है। देखना है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी टाइप ऑफ कार्बन के पास है या सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन के पास है या टर्शरी टाइप ऑफ टर्शरी। कार्बन के पास है, उसके अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहेंगे। यानी जो हमारा हाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो और कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है। दूसरी बात, कार्बोकैटायंस में भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होंगे, यानी बेंजाइलिक पोजीशन पे प्लस चार्ज हो। कार्बोकैटायंस में भी अलाइलिक कार्बोकैटायंस होंगे, यानी अलाइलिक पोजीशन पे प्लस चार्ज, ठीक है। ठीक है। तो हाँ कार्बोकैटायंस में देखिएगा, कार्बोकैटायंस में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायंस होते टर्शरी। हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो कार्बोकैटायंस के अंदर भी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। मतलब वही स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक। है जो, फ्री रेडिकल्स में था। हाँ, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसी को हम क्या कह सकते हैं, ईज ऑफ, इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक। मतलब मेरी बात समझिए, अगर हम ये कहते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो इसका सेंस यही हुआ कि टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इजी है या जल्दी होगा। ठीक है। प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर इन सब में लीस्ट स्टेबल है तो मतलब एक प्राइमरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, यानी उस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन की स्पीड सबसे कम होगी। ज्यादा। हाँ सुनो, दो केमिकल रिएक्शंस मान लीजिए चल रही हैं, ठीक है। ठीक। एक केमिकल रिएक्शन का इंटरमीडिएट टर्शरी कार्बोकैटायन है और हाँ एक केमिकल रिएक्शन, दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है उसका इंटरमीडिएट एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यानी पहली केमिकल रिएक्शन वाया टर्शरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू हो रही है और दूसरी ठीक। रिएक्शन प्राइमरी कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू हो रही है। तो कौन सी रिएक्शन ओवरऑल, किस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा? टर्शरी। हाँ, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी जिसमें टर्शरी कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। यही ईज ऑफ हाँ फॉर्मेशन, यही चीज होती है। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं वो रिएक्शन में वो बनते इजिली भी जल्दी है, मतलब उनकी अगर उनका फॉर्मेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है। अब जैसे वहां पर हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि ये 3 to 1 डिग्री जो ऑर्डर था उसके पीछे फैक्टर देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान दीजिए तो फ्री रेडिकल्स का भी यही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और कार्बोकैटायंस का भी। हाँ अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, कार्बोकैटायंस का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को लेकर। एक है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप और दूसरा वही उसी की तरह है फ्री रेडिकल्स की तरह हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर यानी कॉन्जुगेशन। कार्बोकैटायंस में भी हमें ये देखना पड़ता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके पास कितने सी अल्फा एच बॉन्ड्स हैं, यानी कितने वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाएगा। जिस कार्बोकैटायन के पास ज्यादा सी अल्फा एच बॉन्ड्स होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ठीक। जो सेकंड हाँ फैक्टर आप देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ये फैक्टर वैसे ही है जैसे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में सी अल्फा एच बॉन्ड्स का रोल है। ठीक। लेकिन एक फैक्टर और है, वो है प्लस चार्ज ऑफ एल्काइल ग्रुप। प्लस चार्ज कैसे स्टेबलाइज करता है हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है, जरा समझिएगा। ये हमने एक दिखाया है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी इज प्राइमरी मोर कार्बन। स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक ठीक। है। यहाँ पर हाँ समझिएगा, देखिए कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस। प्लस चार्ज है।
किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम में हमने आपसे ये कहा है, कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम होगा उसमें अगर हम चार्ज को डिस्पर्स कर ले जाते हैं, चार्ज का डिस्पर्जल हो जाता है। डिस्पर्जल का मतलब होता है कि चार्ज कई जगहों पे जाके थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, एक हाँ, जगह कलेक्ट ना हो। ठीक है, तो ठीक। डिस्पर्जल ऑफ चार्ज कहीं पर भी होगा तो वो सिस्टम को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक। जस्ट अपोजिट, अगर कहीं पर चार्ज कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्शन हाँ, हो जाता है कहीं पर, तो वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, ठीक। इस हाँ, चीज को देखिए, यहाँ पर कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये जो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर बॉन्डेड है, एल्काइल ग्रुप्स का जब आप इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा भी है, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना, अपने सिग्मा बॉन्डेड हाँ, इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जब ठीक। मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ट्रांसफर करेगा। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, हाँ, तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके प्लस चार्ज को वो क्या कर देगा, न्यूट्रल। कम कर देगा ना, न्यूट्रल कर हाँ, देगा। मतलब इसके प्लस चार्ज को आप कम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, इधर से जब इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि यहाँ का तो पॉजिटिव चार्ज आप कम कर रहे हैं और उसको वहां से कम करके यहाँ पर वो डेवलप हो जाएगा। हाँ, तो मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज को ये शेयर नहीं कर रहा कार्बन, हाँ, कि भैया तुम अपना थोड़ा सा प्लस चार्ज कम कर लो, तुम्हारी जगह हम प्लस ले लेंगे। हाँ, ठीक है, यहाँ से जो प्लस आई इफेक्ट आएगा वो भी इसके प्लस चार्ज को कम करेगा और उसकी जगह इस पे प्लस डेवलप हो जाएगा। हाँ, यहाँ से जो प्लस आई इफेक्ट आएगा वो भी इसके प्लस चार्ज को कम करेगा, करेगा। हाँ, तो ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का प्लस चार्ज है उसको क्या कर रहे हैं ये, उसको क्या कर रहे हैं ये, डिस्पर्स कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, भाई आप देखिए, जो प्लस चार्ज इस कार्बन के पास है उसको डिस्पर्स करके वो 3 कार्बन में बढ़ गया, वहां पर कम हो गया, बाकी तीनों कार्बन ने उसको शेयर कर लिया, हाँ, 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 तो स्टेबलाइज नहीं हो गया वो कार्बोकेटाइन। हाँ, इसीलिए टर्शरी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वहां पर 3 प्लस आई इफेक्ट्स मिलेंगे उसको। यहाँ ठीक पर है। देखिए जो टर्शरी, जो सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन होगा उसको कितने प्लस आई इफेक्ट्स मिलेंगे, 2। 2 प्लस आई इफेक्ट मिलेंगे इस चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए। हाँ, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज थोड़ा सा, कम हो। हाँ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। हाँ, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा हाँ, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज कहाँ पर है, टर्शरी कार्बोकेटाइन में है। टर्शरी में। तो इस फैक्टर से भी टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट से होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स होने का मतलब है कि जो एक जगह सेंट्रलाइज था वो 3-4 कार्बन के बीच में डिवाइड हो गया। ठीक है। ठीक है ना, तो चार्ज को मिलजुल हाँ, के सारे कार्बन जब शेयर कर लेंगे तो वो सिस्टम को स्टेबल कर देगा। ठीक है, ठीक। हाँ, दूसरी, ये तो पहला फैक्टर कौन सा हुआ, प्लस आई इफेक्ट ऑफ। दूसरा फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन का देखिएगा। हाइपोथेसिस। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के पास अगर हम देखेंगे तो ये सभी अल्फा कार्बन है, हाँ, तो इसके पास सी अल्फा एच बॉन्ड हो गए 9। 9। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी सबसे अच्छा मिलेगा, हाँ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। 6 CL5। हाँ, तो फ्री रेडिकल्स में ध्यान से फिर हम बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल्स में स्टेबिलिटी के पीछे केवल एक फैक्टर था, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के पीछे 2 फैक्टर हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और और प्लस आई इफेक्ट। डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के थ्रू होगा। ठीक। ये दोनों फैक्टर मिलकर इसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक ठीक। है, हाँ, ठीक। अब जो कुछ जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी कार्बोकेटाइन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम ठीक। बात करेंगे बेंजाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की और एलाइलिक कार्बोकेटाइन की, यहाँ पर देखिएगा
ठीक है ना। हाँ, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर, बेंजाइलिक कार्बन मतलब जो बेंजीन रिंग से बॉन्डेड कार्बन है। बेंजीन रिंग से। हाँ तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है ये, हाँ जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसका जो प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पर हो गया देखिए डबल बॉन्ड, ठीक है। और वो प्लस आ गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अवे चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन अवे गया तो हाँ कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। ठीक है। हाँ। जब यहाँ प्लस आया तो इसने अपने नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, प्लस आ गया यहाँ पे। ठीक। फिर इधर मूवमेंट हुआ, प्लस आ गया यहाँ पे। हाँ तो मतलब अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर था वो थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, हाँ। फिर यहाँ आ गया रेजोनेंस की वजह से, फिर यहाँ आ गया। ठीक। तो हाँ। ये प्लस चार्ज हमारा लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज। बढ़ गया ना कई एटम्स के बीच में। अगर हम इन सबका हाँ। हाइब्रिड बनाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा प्लस बनाएंगे पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल प्लस बनाएंगे, यहाँ पार्शियल प्लस बनाएंगे, यहाँ पर, तो फिर से हमको डिस्पर्जल ऑफ चार्ज मिला कि नहीं? हाँ। लेकिन इस बार किस फैक्टर से मिला? रेजोनेंस फैक्टर से मिला। रेजोनेंस। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो है उसकी स्टेबिलिटी के पीछे अगेन डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू है। तो ये इसको कहते हैं ठीक। स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। ठीक। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में जरा देखिए एलाइलिक कार्बोकेटायन का ये केस है। यहाँ पर प्लस चार्ज है एलाइलिक का पोजीशन पे, हाँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इन्हें रेजोनेंस इफेक्ट हुआ, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और प्लस आ गया यहाँ पे। ठीक। तो जो इस कार्बन पे प्लस था उसको नेक्स्ट में इस कार्बन ने शेयर कर लिया। अब हाँ। हम अगर थोड़ा सा दोनों का हाइब्रिड बनाएंगे तो दोनों पे थोड़ा थोड़ा प्लस चार्ज दिखाएंगे हम, हाँ, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव, यानी यहाँ पर भी प्लस चार्ज का क्या हो गया, डिस्पर्जल हो गया डिस्पर्जल। हाँ। रेजोनेंस फैक्टर के थ्रू। तो ये जो जैसे वहां पर बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल थे, वैसे यहाँ पर भी हाँ। बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकटायंस स्टेबल हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी के पीछे रेजोनेंस फिनोमेना है। ठीक। ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाँ। कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइमरी सेकेंडरी और प्लस आई। टर्शियरी फ्री रेडिकल्स के पीछे दो फैक्टर हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ। और प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। हाँ, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। अच्छा एक बात है कि हाँ। जब रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से जितने ज्यादा बेंजीन रिंग बॉन्डेड होंगे उसको उतना ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर मिलेगा। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है ना, तो ये फैक्टर भी काम आएगा। अच्छा एक चीज और ठीक है, है। कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारा कार्बोकटायन है बेंजीन रिंग से अटैच है, या जो बेंजाइलिक कार्बोकटायन है उस बेंजीन रिंग में क्या कोई और ग्रुप लगा हुआ है। अगर उस बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इन सब में बेंजाइलिक पोजीशन पे प्लस चार्ज है, ये सभी बेंजाइलिक कार्बोकटायन है। ठीक है। ठीक। हाँ। तो अब यहाँ पर देखो OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। OCH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है। रेजोनेंस फिनोमिना जो हमने पहले पढ़ा था, इसका इफेक्ट होता है प्लस आर का इफेक्ट। ठीक। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 जो होता है ये भी प्लस आर इफेक्ट लगाता है। ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स भी प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं। ठीक। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसका माइनस आर इफेक्ट होता है। अच्छा। अब यहाँ देखिए जो इसका प्लस आर इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये EDG इसी को कहते हैं। हाँ। तो जो ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते करते अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन? हाँ। तो यहाँ डोनेट करेंगे आप तो ठीक है, घूमते फिरते यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, अल्टीमेटली इस कार्बन पे जाएगा। हाँ। जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो इस पॉजिटिव कार्बन को जब नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज
न्यूट्रल हो। न्यूट्रल हो जाएगा या कम हो जाएगा? हाँ। तो इन्होंने चार्ज को डिस्पर्स करने का काम किया कि नहीं किया? हाँ। बोलो। हाँ। और यहाँ जो माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना रिंग से। तो हाँ। जब आप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। तो और बढ़ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ से ले लेंगे तब तो और प्लस हो जाएगा ना ये। हाँ। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप। बढ़ा रहे हैं। हाँ। तो वो सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। है ना। हाँ। मतलब एक तो बेंजीन रिंग का इफेक्ट है, इसके अलावा हमें ये भी कभी कभी देखना पड़ता है कि रिंग में कोई और एटम या कोई और ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ, उसका भी इफेक्ट आएगा कार्बोकेटाइन पे। ठीक है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो और ग्रुप अगर कोई जुड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है तो वो स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब है कि कार्बोकेटाइन के प्लस चार्ज को कम करेगा। ठीक। लेकिन जो दूसरा ग्रुप रिंग में जुड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, मतलब उसका माइनस आर माइनस आई ये सब इफेक्ट है उसके, तो तो वो डिक्रीज बेंजीन रिंग कर की स्टेबिलिटी को, देते कार्बोकेटाइन की हैं। स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है। हाँ। चलो अभी आज इतना पढ़ लो, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यूनिक टेंडेंसी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, और कार्बो एनायन जो नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक। ये ऊपर वाला दिया नहीं है नोट्स में, क्या चीज? स्टेबिलिटी वाला। ये हाँ। ये हमने एडिशनल बता दिया, तो अभी एक काम करना, अभी यूट्यूब वीडियो से इसको देख के कहीं नोट कर लेना। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट ये हम यूनिक टेंडेंसी ऑफ कार्बोकेटाइन ये डिस्कस करेंगे। अभी कार्बोकेटाइन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमने कार्बोकेटाइन के बारे में बता दी है, कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, और कार्बो एनायंस डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है। ठीक है। चलो ठीक है।